नमस्कार दर्शकों, यात्रा युग में आपका स्वागत है। आज हम इस ब्लॉग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अद्वितीय सफर का अन्वेषण करेंगे, जिसने भारत की राजनीतिक धरातल पर गहरा प्रभाव डाला है। 1885 में इसकी स्थापना से लेकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी अग्रणी भूमिका तक और फिर एक आधुनिक राजनीतिक संस्था के रूप में इसके विकास तक कांग्रेस ने अपनी छाप छोड़ी है। इस ब्लॉग के माध्यम से हम उसके इतिहास, प्रमुख व्यक्तित्वों, महत्वपूर्ण क्षणों और स्थायी प्रभाव की गहराई से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के केंद्र में रही इस पार्टी की कहानी को उजागर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस के नाम से प्रख्यात भारत के प्रमुख राजनैतिक दलों में से एक है। कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1845 को बंबई, वर्तमान में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। 19वीं सदी के आखिर में और शुरुआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में भागीदारी थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम ने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। इसके शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से लिए गए थे। कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। 1907 में कांग्रेस में 2 दल बन चुके थे, गरम दल एवं नरम दल। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है, कर रहे थे। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था। नरम दल ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद सन 1916 की लखनऊ बैठक में दोनों दल फिर एक हो गए और होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके तहत ब्रिटिश राज में भारत के लिए अधिराजकीय पद अर्थात डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। परंतु 1915 में गांधी जी के भारत आगमन के साथ कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। चंपारण एवं खेड़ा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन समर्थन से अपनी पहली सफलता मिली। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात गांधी जी कांग्रेस के महासचिव बने। उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस कुलीन वर्गीय संस्था से बदलकर एक जन समुदाय संस्था बन गई। तत्पश्चात राष्ट्रीय नेताओं की एक नई पीढ़ी आई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई एवं सुभाष चंद्र बोस आदि शामिल थे। गांधी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का निर्माण हुआ। कांग्रेस में सभी पदों के लिए चुनाव की शुरुआत हुई एवं कार्यवाहियों के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग शुरू हुआ। राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए कांग्रेस को धन की कमी का सामना करना पड़ता था। गांधी जी ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का धन जमा किया और इसे बाल गंगाधर तिलक के स्मरणार्थ तिलक स्वराज कोष का नाम दिया। 4 आना का नाम मात्र सदस्यता शुल्क भी शुरू किया गया था। देश की सबसे पुरानी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आज से 135 साल पुरानी है। इस पार्टी का इतिहास आजादी के संघर्ष से जुड़ा हुआ था। 1947 में अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का ऐलान किया था। ये ऐलान ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने किया था। एटली ने कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दी जाएगी। साथ ही भारत और पाकिस्तान को 2 देशों में बांट दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों का अपना अलग संविधान होगा। एटली के ऐलान के 6 महीने बाद ही 15 अगस्त 47 को भारत को आजादी मिली। भारत की आजादी से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 47 को
पाकिस्तान का नए देश के रूप में जन्म हुआ था। कांग्रेस के गठन का मुख्य उद्देश्य भारत की आजादी था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात यह भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। हालांकि यह बात और है कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के गठन का उद्देश्य पूरा हो चुका है, अतः इसे खत्म कर देना चाहिए। सन 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। उसके बाद सर्वाधिक मत आचार्य कृपलानी को मिले थे, किंतु गांधी जी ने नाम वापस लेने का दबाव दिया। सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया। यहां पर गांधी जी ने अपने चहेते जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और दिल्ली में लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत राष्ट्रमंडल के अंतर्गत एक गणतंत्र बन गया, तब से अब तक कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू का परिवार का पार्टी बन गया है। इस पर नेहरू परिवार का कब्जा है। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री पद नेहरू जी की पुत्री एवं फिरोज खान की पत्नी इंदिरा गांधी इस पद पर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित हुईं। इंदिरा गांधी के पहले 2 कार्यकाल 11 वर्षों तक चले, जिसमें उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राज्य परिवारों को मिलने वाले शाही भत्ते और राजकीय उपाधियों की समाप्ति जैसे कठोर कदम उठाए। साथ ही पाकिस्तान से 1971 का युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। परंतु इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद 1975 से 1977 तक का कुख्यात आपातकाल भी इंदिरा गांधी ने ही लगवाया था। यह समय सरकार द्वारा आंतरिक उथल-पुथल और अराजकता को नियंत्रित करने हेतु लोकतांत्रिक नागरिक अधिकारों की समाप्ति और राजनैतिक विपक्ष के दमन के लिए कुख्यात रहा। इस आपातकाल के कारण इंदिरा के खिलाफ उठी विरोध की लहर के कारण आपातकाल के समापन के बाद 1977 के चुनावों में विपक्ष के तमाम राजनैतिक दलों ने संगठित रूप से जनता पार्टी के छत्र के नीचे कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ा और कांग्रेस को बुरी तरह पराजित करने में सफल रही। जनता पार्टी की गठबंधन के तरफ से मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार अत्यंत विस्तृत एवं कई विपरीत विचारधाराओं की राजनीतिक दलों द्वारा रचित थी, जिनका एकजुट होकर विभिन्न राजनैतिक निर्णयों पर एकमत न हो पाने से समन्वय बनाकर रखना बहुत कठिन था। अंततः 2.5 वर्षों के शासन के बाद 28 जुलाई 1969 को मोरारजी के इस्तीफे के साथ ही उनकी सरकार गिर गई और कांग्रेस पुनः भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई और इंदिरा गांधी को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया। इस दौरान उनके द्वारा की गई सबसे कठोर एवं विवादास्पद कदम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे अमृतसर के हरिमंदिर साहिब में छुपे हुए खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ किया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर निकलीं। इंदिरा गांधी अधिकारियों से चर्चा कर रही थीं। अचानक उनकी सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर 3 गोलियां चलाईं। अतः उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 की सुबह को उनकी हत्या के साथ समाप्त हो गया। इंदिरा के बाद भारत के प्रधानमंत्री उनके ज्येष्ठ पुत्र राजीव गांधी बने, जिन्हें 31 अक्टूबर की शाम को ही कार्यकाल की शपथ दिलाई गई। उन्होंने पुनः निर्वाचन करवाया और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त कर विजयी हुई। 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में 401 सांसद संख्या का विशाल बहुमत प्राप्त किया था, जो कि किसी भी दल द्वारा प्राप्त किया गए बहुमत में से विशालतम संख्या है। 40 वर्ष की युवा आयु में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले राजीव गांधी इस पद पर विराजमान होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। 21 मई 1991 को करीब सुबह 10 बजे एक महिला राजीव गांधी के पांव छूने के लिए जैसे ही झुकी, उसके शरीर में लगा आरडीएक्स फट गया और राजीव गांधी की मौत हो गई। उस समय राजीव तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदुर में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय मंच पर उभरे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि राजीव गांधी की कैबिनेट में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर थे।
अपनी साफ छवि के लिए जाने जाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने वित्त मंत्रित्व और रक्षा मंत्रित्व के समय भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और टैक्स चोरी जैसी समस्याओं के खिलाफ कई कदम उठाए थे। कहा जाता है कि इसीलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के बढ़ते प्रभाव को खतरा मान राजीव गांधी ने उन्हें मंत्रिमंडल से 1987 में निष्कासित कर दिया था। 1998 में उन्होंने जनता दल नमक राजनैतिक दल की स्थापना की और अनेक कांग्रेस विरोधी दलों की मदद से नेशनल फ्रंट नमक गठबंधन का गठन किया। 1959 के चुनाव में कांग्रेस 64 सीटों तक सीमित रह गई, जबकि नेशनल फ्रंट सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा। भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के बाहरी समर्थन के साथ नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिया गया। V.P. सिंह के कार्यकाल में सामाजिक न्याय की दिशा में कई कदम उठाए गए, जिनमें से एक विवादास्पद निर्णय भी था। V.P. सिंह ने अनारक्षितों के राष्ट्रव्यापी उग्र विरोध को सामाजिक समानता की तुलना में वरीयता देते हुए अन्न देखा कर मंडल आयोग के अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण देने के सुझावों को मानते हुए अन्य पिछड़े वर्ग में आने वाले लोगों के लिए भी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान पारित कराया। इसके अलावा उन्होंने राजीव गांधी के काल में श्रीलंका में तमिल आतंकवादियों के खिलाफ जारी भारतीय शांति सेना की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। अमृतसर के हरमिंदर साहिब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हेतु क्षमा याचना के लिए उनकी यात्रा और उसके बाद के घटनाक्रमों ने बीते बरसों से पंजाब में तनाव को लगभग पूरी तरह शांत कर दिया। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 6 महीनों के शासनकाल के पश्चात कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, इस बार पमुलापति वेंकट नरसिंह राव के नेतृत्व में। नरसिंह राव दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री थे। साथ ही वे न केवल नेहरू गांधी परिवार से बाहर के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, बल्कि वे नेहरू गांधी परिवार के बाहर के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार स्थापित हुई और प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2 पूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर अपनी सेवा दी थी। उनके कार्यकाल में देश ने प्रधानमंत्री वाजपेयी के समय हासिल की गए आर्थिक गति को बरकरार रखा। इसके अलावा सरकार ने आधार विशिष्ट पहचान पत्र और सूचना अधिकार जैसी सुविधाएं पारित की। इसके अलावा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अनेक सामरिक और सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद देश में सुरक्षा में कोई सुधार नहीं किए गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल अनेक उच्च स्तरीय घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही। साथ ही आर्थिक उदारीकरण के बाद आई प्रशंसनीय आर्थिक गति भी सुस्त पड़ गई और अनेक महत्वपूर्ण परिस्थितियों में ठोस व निर्णायक कदम न उठा पाने के कारण सरकार की छवि काफी खराब हुई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2014 में समाप्त हो गया। अभी कांग्रेस को सोनिया गांधी, जो कि एक विदेशी महिला हैं, एवं उनके पुत्र राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी चला रहे हैं। अभी के समय में कांग्रेस हिंदू विरोधी गतिविधि में शामिल होते हुए देखा जाता है। इस वजह से कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी भी कहते हैं। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, ने अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त किया और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर विद्यमान हुए हैं। साथ ही वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि आजाद भारत में जन्मे हैं। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक 16 बार आम चुनावों में से कांग्रेस ने 6 बार पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि 4 बार सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सर्वाधिक समय तक सत्ता में रही। पहले चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था, लेकिन 16वीं लोकसभा में यही पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 2019 में कांग्रेस की सीटों में मामूली इजाफा हुआ और यह संख्या बढ़कर 52 हो गई। कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
ताकि इसी तरह का ऐतिहासिक जानकारी आपको प्राप्त होता रहे। एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी के सफर के साथ।